हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें सिंगुलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन देखना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। सिंगुलैरिटी क्या होता है? आपको याद है एक फंक्शन एनालिटिक होता था। तो कोई भी ऐसा पॉइंट हो जहां पे आपका एफ ऑफ जेड एनालिटिक नहीं हो, ठीक है, तो जहां पे आपका एफ ऑफ जेड एनालिटिक नहीं हो वाले पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? सिंगुलर पॉइंट या तो सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड। जैसे आप देखिए यहाँ पे एफ ऑफ जेड के डिवीजन में ये पॉलिनोमियल है, जहां पे भी ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएंगी, यानी मैं जो डिवीजन में पॉलिनोमियल इसको इक्वल टू जीरो देखूंगा। यहाँ पे अगर मैं जेड के जगह वन रख दू तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो। डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका पॉइंट ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यानी क्या है? सिंगुलर पॉइंट है। तो सिंगुलैरिटी एफ ऑफ जेड की, यहाँ पे देखिए जेड माइनस पाई बाय टू था, जैसे ही मैं जेड की जगह पाई बाय टू रखूंगा, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू क्या हो जाएंगी? वैल्यू जीरो हो जाएंगे। तो ये वाले पॉइंट जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट या तो सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड। ये आपको कितने टाइप की मिल सकती है? ये हमें मिल सकती है तीन टाइप की। एक होती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है? ऐसी वैल्यू जहां पे आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो और उसके इमीडिएट नेबरहुड में कोई भी वैल्यू ना हो। जैसे हमने यहाँ पे साइन पाई जेड का एग्जांपल लिया था कि साइन पाई जेड ये डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है। कहाँ पे जीरो हो सकता है? एंड जेड की वैल्यू जीरो वन टू थ्री ऐसा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज आती है। लेकिन अगर मुझे पहचानना है कहीं पे भी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन लिखूंगा। अगर वो लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन के प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, जैसे जहां पे भी डिवीजन में पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे ए नॉट ए वन प्लस जेड माइनस ए टू प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर एंड सो ऑन, इनके डिवीजन में कोई भी वैल्यू है क्या? नहीं। तो ये वाला पार्ट हमेशा कैसा रहेगा? एनालिटिक रहेगा। तो नॉन एनालिटिक कौन से पार्ट में आ जाता है? जहां पे डिवीजन में कोई वैल्यू आ रही हो, वहां पे फंक्शन नॉन एनालिटिक हो सकता है। तो ये जो पार्ट होता है बी वन अपॉन जेड माइनस ए, बी टू अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर, बी थ्री अपॉन जेड माइनस ए का क्यूब, इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। तो ये चीज याद रखना है, एनालिटिक पार्ट एंड प्रिंसिपल पार्ट। अब अगर प्रिंसिपल पार्ट के अंदर आपको फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिले तो वो सिंगुलैरिटी कैसी होती है? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। ये चीज आपको याद रखना है। और एक टाइप की होती है सिंगुलैरिटी जो होती है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। आप एक फंक्शन की सिंगुलैरिटी रिमूवेबल है कब कह सकते हैं? पहला तो फंक्शन नॉन एनालिटिक होना चाहिए, दूसरा उस पॉइंट पे, जैसे आपको जो पॉइंट पे सिंगुलैरिटी दिया हुआ है उस पॉइंट की अगर आप लिमिट लगा दो फंक्शन में तो उसकी वैल्यू कैसे आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। तो लिमिट z टेंस टू ए एफ ऑफ z, ये कैसा आना चाहिए? एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये फाइनाइट आ जाए तो आपकी सिंगुलैरिटी कैसी हो जाएंगी? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो जाएंगी। और एसेंशियल तो हमने अभी देखा, अगर आपके प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज में कितनी टर्म्स आ जाए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? कौन सी सिंगुलैरिटी हो गई है? एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो गई। यहाँ पे रेसिड्यू भी पूछता है तो आप वो भी आपको याद रहना चाहिए। प्रिंसिपल पार्ट की पहली टर्म जो होती है, मतलब वन अपॉन जेड माइनस ए, उसका जो कोइफिशिएंट हो वो होता है हमारे लिए रेसिड्यू। याद रखेंगे पक्के में। तो चलिए अब देखते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन की क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। हर एक की शुरुआत इस तरीके से होंगी, तो मैं पहले यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ और फिर हम सिर्फ उसके एग्जाम्पल देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा आपको, फाइंड द लॉरेंट सीरीज about the indicated singularity name the singularity
in each case if the singularity is a pole, give the order of pole. if the singularity is a pole कह रहा है, मतलब कौन सी सिंगुलैरिटी होना चाहिए? असेंशियल होंगी क्या? नहीं। याद रखना असेंशियल में कितनी टर्म्स होती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। रिमूवेबल होंगी क्या? नहीं। जब भी पोल कहे तो आपको याद रखना कौन सी सिंगुलैरिटी आएंगी? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी करके। हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो याद रखिएगा पोल वर्ड आया मतलब आपको समझ जाना आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो क्या कह रहा है? अगर सिंगुलैरिटी एक पोल है तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ पोल एंड द residue at the pole in the following cases। फिर आपको रेसिड्यू की वैल्यू देना है पोल पे। आएगा तब हमारे यहां पे पहला क्वेश्चन f ऑफ z आपको दिया हुआ है e टू द पावर 2z अपॉन z प्लस 1 का पावर 4 अबाउट z इक्वल टू -1। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने पहले लॉरेंट सीरीज टेलर सीरीज आपको क्यों पढ़ा और फिर यहाँ पे क्यों आया। अब आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएंगे। हम सेम मेथड फॉलो करेंगे जो हम लॉरेंट सीरीज में कर रहे थे। हमें पॉइंट दिया हुआ है z इक्वल टू -1, मतलब यहाँ पे -1 इधर आएगा तो +1, तो z प्लस 1 के पावर में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो f ऑफ z दिया हुआ है आपको, तो आप लिखेंगे हियर f ऑफ z है मेरे पास e टू द पावर 2z अपॉन z प्लस 1 का पावर 4 करना है। हमें बोल रहा है यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है अबाउट z इक्वल टू -1। तो Lorentz series about z equals to -1 that is in power of z plus 1 निकालना है हमें। तो आप कैसे निकालेंगे? आपको जिसके पावर में वैल्यू चाहिए उसको हम क्या ले लेते हैं? u ले लेते हैं। तो आप लिखेंगे लेट z प्लस 1 इक्वल आ जाए u से, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएंगी? u, यहाँ पे +1 इधर आया तो -1। तो हमारा f ऑफ z अब क्या बन जाएगा? f ऑफ z की वैल्यू थी e टू द पावर 2 इंटू z, तो आ जाएगा 2 इंटू u -1 आ गया डिवाइड बाय z प्लस 1 का पावर 4, z प्लस 1 को क्या ले लिया? u, तो आ जाएगा u का पावर 4 आ गया। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मुझे पता है ये जो है e टू द पावर x का एक्सपांशन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। बस इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर 2u इंटू e टू द पावर -2 डिवाइड बाय u का पावर 4। ये चीज समझा ना? e टू द पावर 2 इंटू u -1 था। मैं इसे लिख सकता हूँ e टू द पावर 2u -2 a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n होता है ए टू द पावर m प्लस n। तो मैं इसे लिख सकता हूँ e टू द पावर 2u इंटू ई टू द पावर -2, या तो e टू द पावर 2u अपॉन e का पावर 2, ऐसा भी लिख सकता हूँ। e टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n होता है e टू द पावर m -n। तो आप मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो e का पावर -2 लिखेंगे, डिवीजन में लिखेंगे तो e का पावर 2 लिखेंगे। तो यहाँ से 1 अपॉन u का पावर 4 और डिवीजन में e का पावर 2, ये मैंने निकाल लिया बाहर। तो अंदर क्या बचा है? e का पावर 2 u। बस अब इस पे क्या करना है आपको? एक्सपोनेंशियल का एक्सपांशन लिखना है एक्सपोनेंशियल का एक्सपांशन याद है सबको? हम लगा चुके हैं। क्या होता है? e का पावर x। मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लिख सकता हूँ ऐसा? तो बताइए क्या आएंगी इसकी वैल्यू? ये आ जाएगा 1 अपॉन u का पावर 4 e का
स्क्वायर 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या है 2u प्लस एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 u का स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का क्यूब 2 का क्यूब 8 u का क्यूब u क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएंगी 2u का पावर 4 2 का पावर 4 16 u का पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल आएगा। उसके बाद u का पावर 5 यानी 32 u का पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसा चलते जाएगा। अच्छा अब मैं इतनी सारी टर्म्स यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे डिवीजन में है u का पावर 4, तो मैं काट के देख रहा हूँ वहां पे कितनी टर्म्स बन सकती है। तो बताइए क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, ये u का पावर 4 अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो क्या मिलेगा 1 अपॉन u का पावर 4 प्लस 2u और u के पावर 4 में से एक वैल्यू कैंसिल तो बचेगा 2 अपॉन u का क्यूब प्लस 2 फैक्टोरियल होता है, याद रखो 2 फैक्टोरियल होता है 2 1 जार 2, तो 2 और 4 में का एक 2 कैंसिल तो आएगा 2, यहाँ पे u का स्क्वायर और u के पावर 4 में की दो वैल्यू कैंसिल तो आ जाएगा u का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 2 4 जार 8 तो आ जाएगा 4 बाय 3 टाइम्स आएगा। और यहाँ पे u का क्यूब यहाँ पे डिवीजन में है u का पावर 4 तो एक क्यू कैंसिल तो आ गया डिवीजन में u आया। उसके बाद देखिए प्लस 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय में क्या है 16 4 2 जार 8 8 2 जार 16 तो आएगा 2 बाय 3 टाइम्स u का पावर 4 u का पावर 4 कैंसिल आएगा प्लस u का पावर 4 अंदर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा u 32 डिवाइड बाय है 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 4 2 जार 8 आएगा और 8 4 जार 32 तो आएगा 4 डिवाइड बाय 5 3 जार 15 u। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आती जाएंगी यहाँ पे आ गया अब आपके पास u का पावर 1, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएंगी u का पावर 6 डिवाइड बाय u का पावर 4 तो कटेगा तो आ जाएगा u का स्क्वायर, अगली आएंगी u का क्यूब तो इनके न्यूमरेटर में u है, जब न्यूमरेटर में u है मुझे पता है कौन सा पार्ट है एनालिटिकल पार्ट है, तो मुझे उसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, तो एनालिटिक पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। u का पावर 1 आ गया छोड़ दो, वहां पे आगे वाला पार्ट पूरा एनालिटिक आ रहा है। हमें प्रॉब्लम कौन दे सकता है, हमें प्रॉब्लम दे सकता है सिर्फ वो वाला पार्ट जिसके डिवीजन में u, क्योंकि वो कौन सा पार्ट होता है प्रिंसिपल पार्ट। तो याद रखिएगा हमेशा इसको प्रिंसिपल पार्ट और एनालिटिकल पार्ट में तोड़ लीजिएगा। एनालिटिकल पार्ट में कौन सी वैल्यू आ सकती, जहां पे कांस्टेंट वैल्यू है या u के मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू, जहां पे भी u डिवीजन में वो आता है हमारे लिए हमारा प्रिंसिपल पार्ट। तो देखो 1 अपॉन ई स्क्वायर पहले जाके इस पार्ट से मल्टीप्लाई होगा जो है हमारा एनालिटिकल पार्ट 2 बाय 3 प्लस 4 बाय 15u प्लस सो ऑन आएगा प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर इससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या है वैल्यू 4 बाय 3u प्लस 2 बाय u स्क्वायर प्लस 2 बाय u क्यूब प्लस 1 बाय u का पावर 4 आ गया। ये कब मिला आपको, जब आपने सॉल्व किया एफ ऑफ z को मिला, तो आपको देयरफॉर एफ ऑफ z मिल गया 1 अपॉन ई का स्क्वायर 2 बाय 3 प्लस 4 बाय 15 टाइम्स u की वैल्यू क्या लिया हमने z प्लस 1 तो आ जाएगा 4 बाय 15 टाइम्स z प्लस 1 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 3 नीचे आ जाएगा u के जगह z प्लस 1 प्लस 2 बाय z प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 बाय z प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 बाय z प्लस 1 का पावर 4 आ गया। तो हमने ये निकाल लिया हमारी लॉरेंट्ज सीरीज, इसका ये हो गया एनालिटिकल पार्ट और जिसके डिवीजन में आ रहा है ये हो गया प्रिंसिपल पार्ट हो गया। अब बताइए आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द लॉरेंट सीरीज, निकाल दिए इंडिकेटेड सिंगुलैरिटी में, नेम द सिंगुलैरिटी इन ईच केस। अब आपको बताना है ये जो सिंगुलैरिटी है वो कैसे टाइप की है। सबसे पहली चीज मैं क्या देखूंगा,
इसके प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। डिवीजन में z इस पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे है, बाकी पूरी सीरीज में आगे जो आने वाली उसमें मल्टीप्लीकेशन में z आने वाला है। डिवीजन में आने वाला है क्या? नहीं। तो पूरा एनालिटिकल पार्ट है। प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सिंगुलैरिटी कौन से हो जाएंगी? आइसोलेटेड की एसेंशियल आइसोलेटेड होंगी, यानी पोल बनेगा। तो आप लिखेंगे एज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज contains finite number of terms, therefore the given name the singularity in each case, therefore it has कौन सी सिंगुलैरिटी? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आ गया। अब अगर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी यानी पोल आएगा, है ना, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता? पोल। तो आपसे कह रहा है इफ द सिंगुलैरिटी इज अ पोल, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी यानी पोल है, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ पोल क्या होता है। देखो आपका सबसे बड़ा पावर क्या है? z+1 का पावर 4, यानी डिवीजन में z का सबसे बड़ा पावर है मेरे पास 4, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एज द लास्ट टर्म ऑफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज, as the last term of principal part of Lorentz series is 1/e², ये मल्टीप्लाई होगा अंदर 1/z+1 का पावर 4। Therefore the order of pole z equals to -1 is 4। आप ऐसा नंबर में 4 लिख सकते हैं, या तो ऐसा FOUR करके 4 लिख। चलो मैं नंबर पे लिख देता हूं, इज 4। क्यों आया समझा? आपको जो पोल दिया हुआ है उसका ऑर्डर निकालना है। पोल क्या रहेगा? z की सबसे बड़ा पावर, जैसे यहाँ पे z+1 0 हो सकता है, यानी z की वैल्यू क्या हो सकती है? -1। उसका सबसे बड़ा पावर क्या है? 4। तो ऑर्डर ऑफ पोल क्या आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। इजी है यहां तक। और एक पार्ट पूछा हुआ है आपसे। और क्या पूछा हुआ है? आपसे कह रहा है कि आपको निकालना है रेसिड्यू एट द पोल। रेसिड्यू एट द पोल क्या होता है? सबसे पहली वैल्यू प्रिंसिपल पार्ट की। तो ये मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं इसको। तो आप लिखेंगे द रेसिड्यू ऑफ द पोल इज द कोएफिशिएंट ऑफ किसका? प्रिंसिपल पार्ट की पहली टर्म का, यानी जहां पे z का पावर 1 हो, तो इस कोएफिशिएंट ऑफ 1/z+1 विच इज क्या आएगा? 1/e² होगा मल्टीप्लाई, तो आएगा 4/3e²। आगे तो निकाल लिए पूरी चीजें। कुछ भी हार्ड है क्या क्वेश्चन में? नहीं। अगर आपका बेसिक क्लियर हो, अभी हमने लॉरेंट सीरीज बहुत अच्छे से पढ़े, तो आपको इस टाइप का एक्सपेंशन लगाना इसमें आराम से आना चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल वाला पार्ट है ना, जिसके डिवीजन में z आ रहा है, उस पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी यानी पोल बनेगा। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हो तो असेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगा। और अगर लिमिट लगाने के बाद फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। याद रहेगा इतना सबको? इजी है, समझा यहां तक?
किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ जेड, अच्छा ये आप आंसर को ना ऐसा भी लिख सकते हैं, रेसिड्यू, देयरफॉर रेसिड्यू एट पोल z इक्वल्स टू -1 इज 4/e, ऐसा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कई बुक में ऐसा दिया रहता है, कहीं पे ऐसा लिखा रहता है, तो कंफ्यूज होना है क्या? नहीं। एफ ऑफ जेड क्या दिया हुआ आपको? 1 - e का पावर z डिवाइड बाय z का पावर 4 अबाउट z इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपको एफ ऑफ जेड दिया हुआ है 1 - e का पावर z डिवाइड बाय z का पावर 4, और आपको सिंगुलैरिटी चेक करना है z इक्वल्स टू 0 पे। कहां पे चेक करना है? z इक्वल्स टू 0 पे। आसान है, क्योंकि z इक्वल्स टू 0 है, मतलब डायरेक्ट z के टर्म्स में इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या वैल्यू है? एफ ऑफ जेड दिया हुआ है मुझे 1 - e का पावर z डिवाइड बाय z का पावर 4। मुझे अबाउट z इक्वल्स टू 0 एक्सपांशन लगाना है, मतलब z पे ही सॉल्व करना है। मेरे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, e टू द पावर x का एक्सपांशन क्या होता है? 1 + x + x² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होता है। तो मैं इसे ही ऐसा लिख सकता हूं क्या? 1 - e टू द पावर z का एक्सपांशन क्या आएगा? 1 + z + z² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z³ बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये पूरे के डिवीजन में है z का पावर 4। ब्रैकेट को कीजिए ओपन, तो +1 - 1 हो जाएगा कैंसल। तो क्या बचा? -z बाय 2 फैक्टोरियल यानी 2 × 1 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस z³ बाय 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1 माइनस z टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल यानी 4 × 3 × 2 × 1 माइनस z का पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड माइनस सो ऑन। ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी z के पावर 4 से। होगी? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब कर दीजिए इसे डिवाइड। क्या होगा? पहले माइनस साइन जैसा था वैसा, z डिवाइड होगा z के पावर 4 से, तो एक z कैंसल, तो क्या बचा? 1/z का क्यूब बचा। फिर उसके बाद माइनस z² और 2z कैंसल, तो बचा 1/2z का स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद z³ और 3z कैंसल, तो बचा 1/3 = 6 z बचा माइनस z का पावर 4 z का पावर 4 कैंसल, तो आएगा -1/, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 2 6 6 4 24 आएगा, माइनस z का पावर 5 और z के पावर 4 में से 4z कैंसल, तो बचेगा z/, यहाँ पे आ गया था हमारे पास 24 × 5 करना पड़ेगा, 5 4 20 5 2 10, तो आएगा 120 आएगा एंड सो ऑन। वैल्यूज आगे बढ़ते जाएंगे। आगे की क्यों नहीं सॉल्व कर रहा, अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी? z का पावर 6 z का पावर 7, जब इन्हें z के पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो आएगा z² z³। यानी अब मैं कौन से पार्ट में आ रहा हूं? एनालिटिकल पार्ट में। तो एनालिटिकल पार्ट वैसे भी तकलीफ देता है क्या? नहीं। कौन से वाले पार्ट में तकलीफ हो सकती है आपको? आपको तकलीफ दे सकता है प्रिंसिपल पार्ट, दे सकता है, तो हमें प्रिंसिपल पार्ट पे करना पड़ता है फोकस। प्रिंसिपल पार्ट मतलब ऐसा पार्ट जहां पे डिवीजन में z। तो देखो पहले मैं कौन से पार्ट को अलग लिख देता हूं? एनालिटिकल पार्ट को, जो तकलीफ नहीं दे रहा है। क्या है? -1/24 कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई z नहीं है, तकलीफ नहीं है। -z/120, इस पे भी कोई तकलीफ नहीं है, माइनस एंड सो ऑन, ऐसा चलते जा रहा है। अब मैं आता हूं एनालिटिकल पार्ट में, जो हमको तकलीफ, सॉरी प्रिंसिपल पार्ट में जो तकलीफ दे रहा है। पहली कौन सी वैल्यू है? -1/6z। दूसरी कौन सी वैल्यू है? -1/2z
स्क्वायर। तीसरी कौन सी वैल्यू है? -1/z का क्यूब है ऐसी वैल्यू। अब आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 टर्म ऐसी है जिनके डिवीजन में z है। तो पहले तो ये क्या हो गया मेरा लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन हो गया गिवन क्वेश्चन के लिए। ये हो गया उसका एनालिटिकल पार्ट, यानी जिसमें कांस्टेंट है या न्यूमरेटर में z है, जो तकलीफ नहीं देगा। और दूसरा हो गया प्रिंसिपल पार्ट, जिसके डिवीजन में z है, जो सिंगुलैरिटी लेके आ सकता है। तो आप लिखेंगे एज द प्रिंसिपल पार्ट of Lorentz series have finite number of terms, therefore the given singularity at z equals to 0 is कौन से टाइप की हो जाएंगी? आइसोलेटेड होंगी कि एसेंशियल? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। समझ में आया? यानी z इक्वल्स टू 0 पे कौन सी सिंगुलैरिटी मिलेंगी मुझे? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट में आ रही है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। फिर मुझे क्या देखना पड़ता है कि पोल का ऑर्डर क्या आ रहा है ना, ऑर्डर ऑफ पोल। ऑर्डर ऑफ पोल क्या रहता है? z का सबसे बड़ा पावर जो डिवीजन में है कितना है? क्यूब है। ये चीज समझ में आ रही है ना, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया, सेम मेथड लगा रहे हैं। कुछ भी नया कर रहे हैं क्या? नहीं, सेम चीजें ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे भी हमने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स था तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। लास्ट टर्म प्रिंसिपल पार्ट की कौन सा है सबसे बड़ा पावर? 4। तो आपका ऑर्डर ऑफ पोल क्या हो गया? 4 हो गया। समझ में आ रहा है? तो सेम लॉजिक बार बार लगाना है, कुछ भी नया नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पे भी लास्ट टर्म क्या है? -1/z का क्यूब। तो z की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 3। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। तो आप लिखेंगे एज द लास्ट टर्म ऑफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट्स सीरीज is -1/z cube, therefore the order of pole z equals to 0 is 3। क्यों आया 3? समझ में आया? क्योंकि z का सबसे बड़ा डिवीजन में पावर है 3, तो उसका ऑर्डर आ गया 3। आ गया? खत्म हुआ क्या क्वेश्चन? नहीं, एक और चीज निकालना पड़ता है, रेसिड्यू एट पोल। क्या निकालना पड़ता है? रेसिड्यू एट पोल। रेसिड्यू एट पोल क्या होता है? पहली टर्म का कोएफिशिएंट। तो आप लिखेंगे द रेसिड्यू ऑफ पोल z equals to 0 is the coefficient of 1/z। किसका कोएफिशिएंट होगा? 1/z का, विच इज कितना है? 1/z का कोएफिशिएंट क्या है? -1/6। तो आप लिख सकते हैं फाइनल आंसर, देयरफॉर रेसिड्यू एट पोल z equals to 0 is -1/6। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है, समझा सबको? अरे समझ में आ रहा है, ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा? चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है f ऑफ z दिया हुआ है आपको, z प्लस 2 साइन ऑफ 1/z माइनस 2 अबाउट z इक्वल्स टू। तब आपको एक्सपांशन निकालना है अबाउट z इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे +2 इधर जाएगा -2, यानी आपको सॉल्व करना इन पावर ऑफ z माइनस 2। तो बताइए क्या करेंगे? सॉल्यूशन में आप सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे लिखेंगे। तो हियर f ऑफ z क्या है आपके पास? f ऑफ z है मेरे पास z प्लस 2 साइन ऑफ 1/z माइनस 2।
करना है अबाउट z इक्वल्स टू 2 सॉल्व करना है, दैट इज इन पावर ऑफ z माइनस 2, यानी किसके पावर में निकालना है, z माइनस 2 के। तो मैं z माइनस 2 को ले लेता हूं u, तो यहां से z की वैल्यू क्या आ जाएंगी, u प्लस 2। तो जो अभी तक मेरा f ऑफ z था z प्लस 2 साइन ऑफ 1 अपॉन z माइनस 2, ये क्या बन जाएगा z, z के जगह आ गया u प्लस 2, उस पर और क्या ऐड हो रहा है प्लस 2 साइन ऑफ 1 अपॉन z माइनस u, काय की वैल्यू है z माइनस 2, काय की वैल्यू है u की। तो क्या मिला u 2 प्लस 2 4 इंटू साइन 1 अपॉन u। अब मुझे इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, मुझे पता है डायरेक्ट साइन x का एक्सपांशन। साइन x का एक्सपांशन क्या था, याद है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। पढ़े थे ऐसा, याद है सब लोगों को। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, u प्लस 4 इंटू पहले आएगा x, x के जगह क्या है 1 बाय u माइनस x का क्यूब यानी 1 बाय u का क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 5 यानी 1 बाय u का पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आ रही है इस तरीके से वैल्यू। बताइए तो क्या मिला आपको यहां से, u प्लस 4, u प्लस 4 को मैं ऐसा लिख सकता, अच्छा चलो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन u का क्यूब, कहां पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 2 6 प्लस 1 अपॉन u का पावर 5 कहां पे आएगा न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, यहाँ पे कहां पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 5 फैक्टोरियल क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो गया 5 4 20 23 60 62 120 एंड सो ऑन। होगा, ब्रैकेट को करो ओपन, पहले ब्रैकेट के अंदर जाएगा u, जाके ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और फिर प्लस 4 जाके ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, आएगा। समझा ना क्या किया मैंने, पहले u को ब्रैकेट ओपन किया, पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस 4 ने कोई पाप किया क्या, नहीं, वो भी पूरे वैल्यूज के साथ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो बताइए क्या मिलेगा, पहले तो u कैंसिल आएगा 1 माइनस एक u के क्यूब में का एक u कैंसिल आएगा 1 अपॉन 6u का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 20 u और u के पावर 5 में का एक u कैंसिल आएगा u का पावर 4 एंड सो ऑन। वैल्यू आगे जा रही, सेम चीज, यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा 4 अंदर जाएगा तो आएगा 4 बाय u माइनस, फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 2 2 4 2 3 6 u का पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन 4 3 12 u का पावर 5 एंड सो ऑन। वैल्यू सॉल्व होगी। अब मुझे इसे सेपरेट करना है, कौन कौन से पार्ट में, एनालिटिकल पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट कौन सा होगा, जिसके u डिवीजन में होगा। तो चलिए सबसे पहले एनालिटिकल पार्ट, यानी जिसके डिवीजन में u ना दिख रहा, कैसी कितनी टर्म है जिसके डिवीजन में u नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ एक, आ गया 1, बाकी सबके डिवीजन में मुझे u दिख रहा है तो आ गया प्लस, देखो 4 के डिवीजन में u है तो आ गया 4 बाय u, उसके बाद u का पावर 1 हो गया, u का पावर 2 देखो माइनस 1 अपॉन 6 u का स्क्वायर, u का क्यूब देखो माइनस 2 बाय 3 u का क्यूब, u का पावर 4 देखो प्लस 1 बाय 20 u का पावर 4, u का पावर 5 देखो प्लस 1 बाय 30 u का पावर 5 एंड सो ऑन। वैल्यूज आगे जाते जा रही है। तो हमें एक चीज समझ में आ गया, इसके एनालिटिकल पार्ट में प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ 1, बाकी पूरी जितनी वैल्यूज है सबके डिवीजन में u आ रहा है। मतलब हम कौन से पार्ट में आ गए, प्रिंसिपल पार्ट में।
आ गए। तो हमारे पास u की वैल्यू क्या थी, z माइनस टू। तो जहां जहां u है उसके जगह डाल दो z माइनस टू। तो क्या मिला आपको, 1 प्लस 4 बाय z माइनस टू माइनस 1/6, z माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 2/3, z माइनस टू का क्यूब प्लस 1/20, z माइनस टू का पावर 4 प्लस 1/30, z माइनस टू का पावर 5 एंड सो ऑन। तो इसके एनालिटिकल पार्ट में आपको एक टर्म मिली, लेकिन जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें कितनी टर्म से आप निकाल पा रहे हैं क्या, नहीं। आपने डॉट 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 डाला है ना, वहां पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप लिखेंगे एज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट्ज सीरीज contain infinite number of terms, therefore the singularity at z equals to 2 is कौन सी है, आइसोलेटेड की एसेंशियल सिंगुलैरिटी। समझ में आया, इनफाइनाइट नंबर टर्म से तो असेंशियल है, तो आगे पोल वोल का झंझट है क्या, नहीं। यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा, उम्मीद है समझाऊंगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ गई प्रिंसिपल पार्ट में, यानी डिवीजन में जेड में, तो असेंशियल। गिन सकते हो कितनी टर्म आ रही, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो इनफाइनाइट, आइसोलेटेड, यानी पोल में जो सबसे बड़ा पावर है वो ऑर्डर, उसके बाद जो सबसे छोटा पावर है z का पावर 1, उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू कहते हैं। याद रहेगा पक्के में, इतनी चीजें अगर आपको याद है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। लेट f be an entire function whose Taylor series expansion with center z equals to 0 has infinitely many terms, show that z equals to 0 is an essential सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ 1 बाय z। अब देखो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स पे सॉल्व होंगे। क्या कह रहा है आपसे, f एक एंटायर फंक्शन है। पहले तो एंटायर फंक्शन का मतलब समझो, एक एंटायर फंक्शन वो होता है जो हर एक पार्ट में क्या हो, एनालिटिक हो। मतलब जितना फंक्शन दिया हुआ है पूरा का पूरा एनालिटिक हो। मतलब एनालिटिक कब होगा, जब डिवीजन में पॉलिनोमियल ना आए। z इक्वल टू 0 पे सॉल्व कर रहे हैं, यानी डिवीजन में z नहीं आना चाहिए उसके। तो हमें एक ऐसा एग्जांपल चाहिए जिसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हो। तो पहले तो जो दिया हुआ है उसे लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हियर f इज एन एंटायर फंक्शन whose Taylor series expansion with center z equals to 0 has infinitely many terms। अब मुझे सबसे पहले क्या देखना है, ऐसा मुझे कोई फंक्शन पता है क्या जो एंटायरली एनालिटिक हो और मुझे उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिले। दो तो हम अभी यूज ही करते हुए आ रहे हैं। कौन कौन से दो यूज करते हुए आ रहे हैं, एक हमने देखा था अगर f ऑफ x हो जाए मेरे पास e टू द पावर x, इसका एक्सपांशन क्या होता है 1 प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसके डिवीजन में कहीं पे भी एक्स आ रहा है क्या? नहीं, यानी पूरा फंक्शन कैसा है? एनालिटिक फंक्शन है, यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूं? एंटायर फंक्शन ले सकता हूं। या तो मैं एफ ऑफ एक्स को ले सकता हूं साइन एक्स। साइन एक्स क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हो सकता है यहाँ पे भी देखिए एक भी टर्म है क्या जिसके डिवीजन में एक्स आ रहा हो? नहीं, डिवीजन में एक्स नहीं आ रहा, यानी पूरा का पूरा फंक्शन कैसा हो गया? एनालिटिक हो गया। इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मैं ले सकता हूं। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में सिर्फ एक एग्जांपल देना है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, जिसके फॉर्मूला में अच्छे से याद है, हम वही यूज करेंगे। तो चलिए हम e टू द पावर x को यूज कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन z में है तो मैं क्या यूज करूंगा? z। तो आपको पहली चीज समझ में आया, एंटायर फंक्शन ये वर्ड दिया हुआ है, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, मतलब डिवीजन में z की टर्म नहीं आनी चाहिए। समझ में आया? तो आपको बस ऐसे वर्ड यूज करना है वहां पे जिनके डिवीजन में z ना आए। यूज कर सकते हैं? तो चलिए बताइए आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट अगर मैं एफ ऑफ जेड को ले लू ई टू द पावर जेड इज एन एंटायर फंक्शन whose Taylor series expansion with center z equals to 0 has infinitely many टर्म्स। आप देख रहे हैं हम थियोरी भी क्वेश्चन के टर्म्स में लिख रहे, तो हमें थियोरी भी याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बस मैंने एफ ऑफ जेड में ई का पावर जेड चिपका दिया और कुछ भी नया किया क्या? नहीं, बस मुझे कंसेप्ट पता होना चाहिए। एंटायर फंक्शन मतलब एनालिटिकल फंक्शन हो, मतलब डिवीजन में जेड ना है। तो मैंने एक एक्सपांशन यूज कर लिया ई टू द पावर जेड का। तो बताओ एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएंगी? ई का पावर जेड क्या रहता है एक्सपांशन? 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? कोई डाउट नहीं? यहां तक सबको समझ में आ गया? तो हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया यहां तक। फिर क्या कह रहा है? शो दैट z इक्वल टू 0 इज असेंशियल सिंगुलैरिटी। तो आपको बताना है कि z इक्वल टू 0 ये असेंशियल सिंगुलैरिटी आएंगी। फिर से डेफिनेशन में, असेंशियल सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी तीन टाइप की। पहली आइसोलेटेड, जहां पे लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। दूसरी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, जहां पे अगर आप लिमिट z टेंड्स टू a लगाओ तो एक फाइनाइट वैल्यू मिले। तीसरी असेंशियल सिंगुलैरिटी, यानी लॉरेंट सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। तो बोल रहा है z इक्वल टू 0 ये असेंशियल सिंगुलैरिटी आनी चाहिए। किसकी? f ऑफ 1 बाय z की। तो निकाल लो f ऑफ 1 बाय z। कैसे निकालेंगे? जहां जहां z है उसके जगह 1 बाय z डाल दो। तो आप लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ 1 बाय z, क्योंकि हमें एसेंशियल सिंगुलैरिटी प्रूव करना 1 बाय z की। कैसे निकालेंगे? जहां जहां पे z था उसके जगह 1 बाय z डाल दो, तो आएगा 1 प्लस z के जगह 1 बाय z प्लस z स्क्वायर के जगह 1 बाय z का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 प्लस z का क्यूब यानी 1 अपॉन z का क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड सो ऑन। तो बताइए f ऑफ 1 बाय z क्या बना आपके पास? 1 प्लस 1 बाय z प्लस 1 अपॉन 2 1 2, z का स्क्वायर कहां पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर में, प्लस 1 बाय z का क्यूब कहां पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे चला गया? डिनोमिनेटर में। 3 2 6 एंड सो ऑन। तब आप पैटर्न देखो, z का पावर 1, डिवीजन में z का पावर 2, डिवीजन में z का पावर 3। तो आगे क्या आएगा? डिवीजन में z का पावर 4, z का पावर 5, z का पावर 6। तो यहाँ पे डिवीजन में z का पावर बढ़ते जा रहा है। तो ये कौन सा पार्ट है हमारे लिए? एनालिटिकल पार्ट है कि प्रिंसिपल पार्ट है? प्रिंसिपल पार्ट है। याद है ना, जिसके भी डिवीजन में z है वो कौन सा पार्ट होता है मेरे लिए? प्रिंसिपल पार्ट होता है। तो आप लिखेंगे एज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज of f of
1 by z has infinite number of टर्म्स। यहाँ पे देखिए डिवीजन में z का पावर 1 है, फिर z का स्क्वायर है, z का क्यूब आ जाएगा, z का पावर 4, z का पावर 5, z का पावर 6, ऐसा आते ही जा रहा है। खत्म हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज में कितने टर्म्स आ रहे हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिंगुलैरिटी आएंगी कौन से पॉइंट में? यहाँ पे z के पास कुछ भी है क्या? नहीं। तो आप z इक्वल टू 0 पे सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ पे z के साथ सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, क्या होगा? 0। यानी आप z इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर the singularity at z equals to 0 is essential singularity। तो देखिए आपने ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस के दम पे सॉल्व किया। सिंगुलैरिटी आया। तो यहां पे हमें क्या क्या पता रहना चाहिए? पहला एंटायर फंक्शन मतलब एनालिटिको, मतलब डिवीजन में z ना हो, तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए टेलर सीरीज के एक्सपांशन में। ऐसे हमें बहुत सारे फॉर्मूले पता है। सबसे सस्ता सुंदर साफ्टी का कौन था? e टू द पावर z का एक्सपांशन 1 प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे डिवीजन में z नहीं आ रहा है, यानी पूरा फंक्शन कैसा हो गया? एंटायर फंक्शन हो गया। तो मैंने थ्योरी लिखा सेम, यहाँ पे f इज एंटायर फंक्शन लिखा था, f ऑफ z इक्वल टू e टू द पावर z इज एन एंटायर फंक्शन, पूरा सेम की सेम थ्योरी छाप दिए। फिर उसके बाद आपको लेकिन दिखाना था कि z इक्वल टू 0 ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी मतलब प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आने चाहिए। किसके लिए? f ऑफ 1 बाय z के लिए। f ऑफ 1 बाय z कैसे निकालोगे? जहां जहां z है उसके जगह 1 बाय z रख दो। तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में जहां जहां z था उसके जगह 1 बाय z आ गया। तो देखिए यहाँ पे z का पावर 1 हो गया, z का स्क्वायर हो गया, z का क्यूब हो गया, आगे z का पावर 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी जा रहा है। मतलब जो प्रिंसिपल पार्ट है यानी डिवीजन में z जिसमें आता है वैसे कितनी टर्म्स है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो एज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज ऑफ f ऑफ 1 by z हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, देयरफॉर द सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू 0 इज एसेंशियल सिंगुलैरिटी। आएगा? इजी है, समझा सबको? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कंसेप्ट वाला और आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। डिटरमाइन all the entire function f of z such that 0 is a removable singularity of f of 1 by z। अब देखिए क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि आप ऐसे हर एक फंक्शन मुझे बताइए f ऑफ z के। देखो एक तो एंटायर फंक्शन बोल रहा है, ठीक है? एंटायर फंक्शन मतलब कौन सा फंक्शन हो गया? जो एनालिटिक हो। तो आपको ऐसे हर एक एंटायर फंक्शन बताना है f ऑफ z के कि 0 रिमूवेबल सिंगुलैरिटी f ऑफ 1 by z की। क्वेश्चन को समझिए, हमें हर फंक्शन बताना है f ऑफ z जो एंटायर हो। एंटायर मतलब एनालिटिको, एनालिटिको मतलब इसके डिवीजन में z नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बोल रहा है 0 ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होनी चाहिए f ऑफ 1 by z की होनी चाहिए। तो अब देखिए हम इसको भी बड़ी शांति से सॉल्व करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले मुझे फंक्शन कैसा दिया हुआ है? एंटायर फंक्शन f ऑफ z दिया हुआ है। आप सॉल्यूशन में लिखेंगे we know that the entire function f of z is एनालिटिक। मुझे पता है अगर कोई फंक्शन एंटायर फंक्शन है तो वो एनालिटिक होना चाहिए, है ना? अगर वो एनालिटिक होना चाहिए मतलब डिवीजन में z नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? लेट f ऑफ z को मैं ले लेता हूं a0
प्लस A1 x का पावर 1, x के जगह क्योंकि क्वेश्चन z के टर्म्स में मैं लेता हूँ z का पावर 1 प्लस A2 z का स्क्वायर प्लस A3 z का क्यूब एंड सो ऑन। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे एक एनालिटिकल फंक्शन लिया हूँ, क्या लिया, A0 प्लस A1z प्लस A2z स्क्वायर प्लस A3z का पावर क्यूब अप टू इंफिनिटी ले लिया। अगर ऐसा लेने में आपको दिक्कत हो रही है, आप सोच रहे कि सर ये ऐसा क्यों लिए, यहाँ पे हमें एनालिटिक फंक्शन चाहिए, सॉरी एंटायर फंक्शन चाहिए। एंटायर फंक्शन मतलब एनालिटिक होना चाहिए, यानी डिवीजन में z नहीं होना चाहिए। तो ये एक फंक्शन है जिसके डिवीजन में z नहीं है। अगर मुझे ये याद नहीं रहता तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, मैं सेम लॉजिक यहाँ पे लगा सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, वी नो दैट f of z equals to e का पावर z is an entire function। f of z equals to e का पावर z क्या है, एंटायर फंक्शन है। तो मैं f of z को क्या ले सकता हूँ, e का पावर z, e के पावर z का एक्सपांशन लगा दूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो। तो आपकी मर्जी है, आप ऊपर वाली मेथड से जाओ चाहे नीचे वाली मेथड से जाओ, बस कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिए। उसने कहा है मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ एंटायर फंक्शन, मतलब डिवीजन में z नहीं आना चाहिए। तो देखो मैंने जो पहला लिखा हूं उसके भी डिवीजन में कहीं पे z नहीं है, दूसरा जो लिखा हूं उसके डिवीजन में भी z नहीं है, यानी दोनों के दोनों फंक्शन जो मैंने एग्जांपल दिया हूं कैसे फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है। आगे समझा पक्के में? तो आपने दोनों में से जो भी लिया हूं, ठीक है, सिनेरियो जो भी लिया होगा, आपने इक्वेशन 1 लिया कि इक्वेशन ए लिया मुझे पता नहीं है, दोनों में से कोई एक आपने लिख दिया। तो मैंने पहला पार्ट यूज कर दिया, मुझे डिटरमाइन करना था हर एक एंटायर फंक्शन f ऑफ z का। तो मैंने एग्जांपल ले लिया कि a0 a1z a2z स्क्वायर a3z क्यूब, ऐसा करके एग्जांपल। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा इसमें, क्यों, क्योंकि आपको हर एक फंक्शन निकालना है। तो देखिए अगर मैं इसे इससे कंपेयर करूं तो a0 की वैल्यू क्या हो गई 1, a1 की वैल्यू क्या हो गई 1, a2 की वैल्यू क्या हो गई 1/2 फैक्टोरियल हो गई, 1/2 फैक्टोरियल यानी 1/2। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर केस और ये हो गया मेरे लिए एक जनरल केस। तो जब भी ऑल वर्ड बोले ना तो हम लोग प्रिफर करते कि हम कौन सा केस यूज करें, जनरल केस यूज करें। समझ में आ रहा है? तो करके मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ना लेते हुए इस फॉर्म में लिखा। समझ में आ रहा है? दोनों सेम फॉर्म है। यहाँ पे a0 की जगह बस 1 आ गया है, a1 के जगह 1 आ गया है, a2 के जगह 1/2 आ गया है, a3 के जगह 1/6 आ गया है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया पर्टिकुलर केस, ये हो गया जनरल केस। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप भी कौन सा केस यूज करें, जनरल केस यूज करें। क्यों? क्योंकि उनने एक वर्ड डाल के रखा है यहाँ पे ऑल, आपको हर एक ऐसा फंक्शन बताना है। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर अगर आप अगर 1 लेके सॉल्व करेंगे ना तो हमको एंड में वो 1 को एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पहला लॉजिक समझ में आया? इससे अगर मैं f ऑफ 1/z निकालने की कोशिश करूं, कैसे निकालूंगा? जहां जहां मैंने z लिखा हूं उसको रिप्लेस कर दूंगा 1/z से। तो क्या आ जाएगा a0 प्लस a1 z के जगह 1/z प्लस a2 z के जगह 1/z, तो आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस a3 z के जगह 1/z, तो आ जाएगा z क्यूब अप टू इंफिनिटी। आगे समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगर आप e टू द पावर z वाली टर्म को सॉल्व करते रहते तो क्या आता है वहां पे 1 प्लस 1/z प्लस 1 कितना आता 2z स्क्वायर आता प्लस 1/6z का क्यूब, इस तरीके से टर्म आ जाती। तो ये बन गया हमारे लिए हमारा f ऑफ 1/z। अब कह रहा है यहाँ पे सच दैट 0 इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ 1/z। आपको ऐसे हर एक फंक्शन निकालना है जिनके लिए 0 रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होनी चाहिए f ऑफ 1/z की। तो आप लिखेंगे हियर 0 is a removable singularity of f of 1/z। बताइए फिर से, मास्टर ने क्या बताया? एक सिंगुलैरिटी रिमूवेबल
कब होती है? जब आप उस पॉइंट पे लिमिट लगा दो और आपको कैसी वैल्यू मिले? फाइनाइट मिले। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट z टेंड्स टू 0 f of 1 by z exists and has finite value। ये क्या लिखा समझा? 0 एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता? जब आप उस पॉइंट की लिमिट लगाओगे तो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसकी फाइनाइट वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। तो लगा दीजिए देयरफॉर लिमिट z टेंड्स टू 0 f of 1 by z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लिमिट z टेंड्स टू 0 a0 प्लस a1 by z प्लस a2 by z स्क्वायर प्लस a3 by z क्यूब अप टू इंफिनिटी जा रहा है। अब बताओ, मैं कह रहा हूं लिमिट z टेंड्स टू 0 जब मैं फंक्शन में लगाऊं तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए और उसकी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं z के जगह 0 डालूं तो a1 by 0 क्या देगा? इंफिनिटी। a2 by 0 का स्क्वायर क्या देगा? इंफिनिटी। a3 by 0 का क्यूब क्या देगा? इंफिनिटी। मतलब यहां से आगे जितनी टर्म आएगी वो क्या वैल्यू दे रही है? इंफिनिटी दे रही है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है 0 क्या है? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही, उसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो मतलब इसका क्या हुआ कि यहां पे जो a1 है, a2 है, a3 है, ये सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर 0 या तो लिखिए एज 0 इज, या तो लिखिए हमने तो वो लिख दिया विच इज पॉसिबल ओनली इफ a1 a2 a3 ये सब की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्योंकि a1 की वैल्यू अगर 0 आ जाएंगे, ये न्यूमरेटर 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 पूरा 0 हो गया। ये पूरी टर्म्स अगर 0 हो गई, लगाओ लिमिट z टेंड्स टू 0 a0 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा? a0 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा देयरफॉर लिमिट z टेंड्स टू 0 f of 1 by z की वैल्यू फिर आ जाएंगी a0। आ गया? लॉजिक समझ रहा है? जिनको नहीं समझा वो लेक्चर याद करो। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का क्या कहते हैं? एक पॉइंट z इक्वल टू a, ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कब होगा? जब f ऑफ z नॉन एनालिटिक हो z इक्वल टू a पे और लिमिट z टेंड्स टू a f ऑफ z इज फाइनाइट। फाइनाइट वैल्यू कब मिलती है? जब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यानी यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, लिमिट लगाने के बाद आनी चाहिए। हमारे क्वेश्चन को देखिए, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे हमें दिख रहा है f ऑफ 1 by z, ये निकालते a0 a1 by z a2 by z स्क्वायर a3 by z क्यूब। अगर मैं z के जगह 0 डालूंगा तो ये आ जाएगा a1 by 0 a2 by 0 का स्क्वायर a3 by 0 का क्यूब एंड सो ऑन। सबके डिवीजन में 0 आ रहा है, डिवीजन में अगर 0 आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा? इंफिनिटी आ जाएगा। मतलब ये जो टर्म्स है इससे आंसर आ रहा है इनफाइनाइट आ रहा है। ये मेरे क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों? मुझे फंक्शन में सिर्फ वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए 0 क्या हो? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो। मतलब लिमिट जब मैं z टेंड्स टू 0 लगाऊं तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए और उसकी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ये सब क्या दे रहे हैं? इनफाइनाइट दे रहे हैं। मतलब ये मेरे क्वेश्चन की टर्म्स नहीं हो सकते। ये नहीं कब होंगे? जब इनके साथ जो कांस्टेंट है वो क्या हो? 0। तो यहाँ पे ये पॉसिबल रहेगा जब a1 से लेके a3 तक की सब एक टर्म्स क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 हो जाएंगी। तो चलिए वाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या मिलेगा मुझे?
इक्वेशन 1 थी मेरे पास एफ ऑफ जेड, क्या था, ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड का क्यूब। मैंने देखा यही फंक्शन को मैंने आगे सॉल्व किया, हमसे बोल रहा था ऐसे हर एक फंक्शन निकालो एफ ऑफ जेड जिनके लिए एफ ऑफ 1/z पे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आनी चाहिए, तो करके हमने सेम वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट किया था। तो हमें पता चला कि ये जो a1 है, a2 है, a3 है, सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। यानी यहाँ पे सिर्फ a नॉट है, बाकी पूरी वैल्यूज क्या दे रहा है, 0। तो फ्रॉम 1 and 3 मुझे f ऑफ z की वैल्यू मिली a नॉट, जहां पे a नॉट क्या है, फिर a नॉट इज अ कांस्टेंट है। a नॉट क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। यानी मेरे लिए जो f ऑफ z रहेगा वो कौन सा फंक्शन आएगा, ए कांस्टेंट फंक्शन आएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ z इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो आपको क्या समझ में आया, एक कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो एंटायर फंक्शन होता है f ऑफ z के लिए, और 0 एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है f ऑफ 1/z के लिए। कंसेप्ट समझ में आया। ये भी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर सॉल्व होता है, कंसेप्ट के ऊपर। मुझे उसने कहा था क्वेश्चन में कि आप ऐसे हर एक जितने पॉसिबल एंटायर फंक्शन है सबके सब लिखो। तो मैंने क्या किया, मैंने f ऑफ z को लिया a नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब एंड सो ऑन लिया। ये मैंने एक जनरल केस ले लिया, है ना। अब यहाँ पे देखो जितने एक्सपांशन है सब कवर हो रहे हैं। e टू द पावर z का एक्सपांशन लगाऊं तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू 1 हो गई, a1 की वैल्यू 1 हो गई। अगर मैं यहाँ पे साइन z ले लूँ तो क्या आ जाएगा, z माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। इस केस में ए नॉट की वैल्यू 0 हो गई, a1 की वैल्यू 1 हो गई, a2 की वैल्यू 0 हो गई, a3 की वैल्यू -1/6 हो गई। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया। तो करके मैंने इसे लिख दिया जनरल फॉर्म में। इसी तरीके से हमारा टेलर सीरीज का एक्सपांशन आता है, ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस ए प्लस ए टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे डिवीजन में फैक्टोरियल में वैल्यू डालते हैं, याद है आप लोगों को। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखते थे। हमने a2 को कांस्टेंट लिया है, तो कोई भी कांस्टेंट डिनोट कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल की वैल्यू डाला, क्या नहीं डाला, मैंने ये एक इन जनरल वैल्यू लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये जो मेरी वैल्यूज आ रही थी, आप चाहते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि a3 a2 ये क्या है, कांस्टेंट है। इनके डिवीजन में आप कोई फैक्टोरियल वाली वैल्यू भी डालेंगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो आप ये ले सकते, आप जनरल इन जनरल कोई भी सिनेरियो को कंसिडर कर रहे हैं। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे, टेलर सीरीज एक्सपांशन एट z इक्वल्स टू 0 इज f ऑफ z इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1z प्लस a2 z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस a क्यूब z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आप ये लो कुछ भी चलता है, इन जनरल कोई तो भी सिनेरियो ले लीजिए। तो मैंने लिखा वी नो दैट द एंटायर फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक। तो मैंने यहाँ पे एक एनालिटिक फंक्शन लिख दिया। मैं इस फॉर्म में लिखूं चाहे इस फॉर्म में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते जैसा मैंने बताया, द example of an analytic function at z equals to 0 using Taylor series expansion is f of z equals to a naught plus a1z plus a2z square by 2 factorial a cube z cube by 3 factorial। ले लिया ऐसा। अब वो कह रहा है इसी फंक्शन को यूज करके फंक्शन बनाओ 1/z। तो जहां z था उसकी जगह मैंने 1/z डालता, आ गया a नॉट प्लस a1 इंटू 1/z यानी a1/z, a2 इंटू 1/z का स्क्वायर यानी a2/z स्क्वायर एंड सो ऑन, आ गया। अब उसने एक कंडीशन लगाया लेकिन कि ये जो फंक्शन है ये इसका जो सिंगुलैरिटी वो कैसी होनी चाहिए, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होनी चाहिए z इक्वल्स टू 0 पे। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का मतलब कि जब मैं लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ 1/z पे लगाऊं तो मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मैंने लगा दिया इस पे लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ 1/z पे लगा दिया।
तो क्या मिलेगा, लिमिट z टेंस टू 0 a नॉट प्लस a1 बाय z प्लस a2 बाय z स्क्वायर एंड सो आया। क्योंकि मुझे दिया हुआ है यहां पे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, तो आप लिखेंगे एज द सिंगुलैरिटी इज removable at z equals to 0, therefore limit z tends to 0 f of 1 by z exist and is finite, यानी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट रहनी चाहिए, which is possible only if जब डिवीजन में z ना हो, यानी a1 भी 0 हो जाए, a2 भी 0 हो जाए, a3 भी 0 हो जाए, यानी ये सब वैल्यू की वैल्यू क्या आ जाए, 0। समझ में आया कैसे आया? क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है उसकी सिंगुलैरिटी रिमूवेबल ही आना चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है। रिमूवेबल कब आएंगी, जब लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिवीजन में z ना हो, यानी डिवीजन में z वाली टर्म को हटाना है, मतलब जो कांस्टेंट है उनके साथ उन्हें 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 से अगर मैं वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जितने कांस्टेंट थे मैंने सबको क्या ले लिया, 0 ले लिया। जिनके भी डिवीजन में z था उनके कांस्टेंट हो गए 0। सिर्फ a नॉट एक ऐसी वैल्यू है जिसके डिवीजन में z नहीं था, तो इसमें लिमिट लगने के बाद आ जाएगा आंसर a नॉट। मतलब यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यूज थी a1 a2 a3 ये सब की सब मुझे क्या मिली, 0। तो मेरा जो f ऑफ z था वो क्या बन गया, a1 a2 a3 में मैंने f ऑफ z से लेके सॉल्व किया था। आगे जाके सॉल्व करने के बाद जब मैंने रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट लगाया वहां पे, तो मुझे पता चला कि ये जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन में भी इनके जगह 0 डाल दिया। तो मेरा f ऑफ z क्या बना, a नॉट, और a नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, यानी मेरा f ऑफ z एक कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।